तो बात करते हैं भारतीय इतिहास के उन 200 सालों की। एक ऐसा दौर जब एक साम्राज्य ने प्रशासन, कला और विज्ञान सब में जैसे क्रांति हिला दी थी। जी हाँ, ये था गुप्त साम्राज्य का समय, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो चलिए आज इसी दौर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। आखिर ये जो स्वर्ण युग का टैग है, इसमें कितनी सच्चाई है? हम इसके शानदार कामयाबियों को तो देखेंगे ही, पर साथ ही उन पहलुओं पर भी गौर करेंगे जो शायद इस सोने की चमक को थोड़ा सा कह सकते हैं फीका कर देते हैं। तो जरा उस समय का माहौल समझिए। मौर्य साम्राज्य वो तो अब बिखर चुका था और भारत एक तरह से एक राजनीतिक पहेली जैसा बन गया था। हर तरफ छोटे छोटे राज्य और हर कोई, चाहे वो देसी शासक हो या कोई बाहरी ताकत, बस सत्ता की दौड़ में लगा हुआ था। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच एक नए बड़े साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। हाँ, वंश की शुरुआत तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन असली कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। असल में उन्हें ही इस साम्राज्य का कह सकते हैं असली आर्किटेक्ट माना जाता है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ तलवार का जोर नहीं दिखाया, उन्होंने दिमाग का भी इस्तेमाल किया, लिच्छवी राजकुमारी से शादी की और कूटनीति से बिखरे हुए इलाकों को एक साथ लाना शुरू कर दिया। तो नींव तो पड़ चुकी थी, लेकिन इस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी करने का काम दो महान शासकों ने किया, और उनमें से पहले थे समुद्रगुप्त, एक ऐसा नाम जो जीत का, विजय का दूसरा नाम बन गया था। इतिहासकारों ने इन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया। मतलब समझ सकते हैं कि इनकी सैन्य प्रतिभा किस दर्जे की होगी। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है ना, वो पूरा का पूरा इनकी जीतों की कहानियों से भरा पड़ा है। एक एक लाइन बताती है कि वो कितने जबरदस्त योद्धा थे। और उनकी स्ट्रैटेजी वो तो कमाल की थी। देखिए, उन्होंने इसे 3 हिस्सों में बांटा। पहला स्टेप, गंगा के मैदानों में जितने भी छोटे मोटे शासक थे उन्हें हराया। दूसरा स्टेप, दक्षिण की तरफ एक लंबा अभियान चलाया और वहां के 12 राजाओं को अपने अधीन किया। और फिर तीसरा स्टेप, उत्तर भारत में जो भी बची कुची ताकतें थीं उन्हें भी खत्म कर दिया। बस इस तरह से उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर गुप्त साम्राज्य का झंडा फहरा दिया। अच्छा, समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने अपने पिता की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया, पर उनका अंदाज जरा अलग था। उन्होंने ये समझा कि सब कुछ सिर्फ जंग से हासिल नहीं होता। उन्होंने शादियों को, यानी मैट्रिमोनियल अलायंसेस को, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। रिश्ते बनाकर भी साम्राज्य को मजबूत किया और सीमाओं को महफूज रखा। उनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक थी पश्चिमी भारत में शकों पर जीत, और ये इतनी बड़ी जीत थी कि उन्हें एक उपाधि ही मिल गई, सकारी, जिसका मतलब है शकों का विनाश करने वाला। पर बात सिर्फ टाइटल की नहीं थी। असली फायदा तो ये हुआ कि अब पश्चिमी तट के जो अमीर बंदरगाह थे वो गुप्तों के कंट्रोल में आ गए। मतलब व्यापार और पैसे के लिए नए रास्ते खुल गए। ठीक है, साम्राज्य तो बहुत बड़ा हो गया, जीत भी बहुत हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? क्या सिस्टम था? कौन सी मशीनरी थी जो इतने बड़े और अमीर एम्पायर को संभाल रही थी? देखिए, गुप्तों का जो सिस्टम था वो मौर्यों से काफी अलग था। मौर्यों के टाइम में क्या था, सब कुछ एकदम सेंट्रलाइज्ड, मतलब सारी पावर दिल्ली में या कहे राजधानी में। लेकिन गुप्तों ने ऐसा नहीं किया। उनका सिस्टम थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड था, ज्यादा उदार। उन्होंने स्थानीय लेवल पर अधिकारियों को ज्यादा आजादी दी, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने पूरे सिस्टम को काफी फ्लेक्सिबल बना दिया। तो केंद्र में राजा अकेले काम नहीं करता था, उसकी मदद के लिए पूरी की पूरी मंत्री परिषद होती थी। इसमें सेना का कमांडर इन चीफ यानी सेनापति, न्याय मंत्री यानी महादंडनायक, और यहाँ तक कि युद्ध और शांति के लिए भी एक अलग मंत्री होता था। मतलब एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। और ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो कई लेवल्स पर बटा हुआ था। सबसे ऊपर तो था पूरा साम्राज्य, फिर उसे बांटा गया प्रांतों में, जिन्हें भुगती कहते थे। प्रांतों को बांटा गया जिलों में, यानी विषय, और फिर जिले बटे थे शहरों और गांवों में। मतलब शासन की पकड़ एकदम ग्रास रूट्स लेवल तक थी। तो ठीक है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन समझ लिया, ये देख लिया कि साम्राज्य कैसे चलता था। पर सबसे बड़ा और असली सवाल तो ये है कि इस तथाकथित स्वर्ण युग में एक आम आदमी की जिंदगी कैसी थी? क्या सच में सब कुछ सोना ही सोना था? अगर हम उस दौर में भारत आए चीनी यात्री फाहियान की माने तो तस्वीर तो बहुत अच्छी दिखती है।
उन्होंने अपने लेखों में क्या लिखा कि लोग बहुत हैं और खुश हैं। सजा के तौर पे बस जुर्माना लगाया जाता था और सड़कें लुटेरों से एकदम सुरक्षित थीं। मतलब उनके हिसाब से तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन था। लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। फाहियान जो देख रहे थे वो शायद पूरी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि इसी सुनहरी तस्वीर के पीछे कुछ कड़वी हकीकतें भी थीं। समाज में एक अजीब सी कठोरता आ रही थी। सबसे बड़ी बात, जाति व्यवस्था वो पहले से कई ज्यादा सख्त हो रही थी और समाज में छुआछूत जैसी चीजें बढ़ने लगी थी। और सबसे ज्यादा असर पड़ा था महिलाओं की स्थिति पर। इस दौर में उनकी हालत में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ने से मना कर दिया गया, अपनी मर्जी से पति चुनने की जो पुरानी प्रथा थी स्वयंवर, उसे खत्म कर दिया गया, बाल विवाह को बढ़ावा मिलने लगा और इसी दौर में सती प्रथा का पहला लिखित सबूत भी मिलता है। ये एक बहुत ही चिंताजनक सामाजिक बदलाव था। कहते हैं ना, हर उठान का एक ढलान होता है। तो गुप्त साम्राज्य का सूरज भी हमेशा आसमान में नहीं चमक सकता था। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजहें थी जिसने इतने बड़े और महान साम्राज्य को उसके अंत की ओर धकेल दिया। देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य एक दिन में खत्म नहीं होता। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। सबसे बड़ी वजह बने उत्तर पश्चिम से लगातार हो रहे हूणों के हमले। हाँ, स्कंदगुप्त जैसे शासकों ने उन्हें कुछ वक्त के लिए रोका जरूर, लेकिन ये हमले रुके नहीं। इन लगातार हमलों का नतीजा क्या हुआ? व्यापार ठप हो गया, खजाना खाली होने लगा और साम्राज्य की आर्थिक कमर टूट गई। और आखिरकार इन्हीं हमलों और अंदरूनी कमजोरियों के चलते ये महान साम्राज्य बिखर गया। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, क्या गुप्तकाल सच में एक स्वर्ण युग था? सच कहूं तो इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ये सवाल पूछा किससे जा रहा है। अगर किसी राजा, किसी कवि या किसी वैज्ञानिक से पूछें तो वो कहेंगे बिल्कुल, ये उनके लिए वाकई एक सुनहरा दौर था। लेकिन अगर यही सवाल समाज के किसी निचले तबके के इंसान से या किसी महिला से पूछा जाता तो शायद जवाब कुछ और होता। उनके लिए तो ये बढ़ती पाबंदियों और मुश्किलों का दौर था। शायद यही सच है कि हर स्वर्ण युग की चकाचौंध के पीछे कुछ अंधेरे कोने हमेशा छिपे रहते हैं।